हेलो दोस्तों। तो आज फिर आ गया हूँ वीडियोस बेस्ड सीरीज के बचे हुए एपिसोड्स के नरेशन और साथ में एक्सप्लेनेशन को लेकर। वैसे आपने अगर इसका पहला पार्ट जिसमें एपिसोड 1 से लेकर 5 कवर किए गए हैं उसे नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो उसी का कंटिन्यूएशन है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। साथ में आप चाहे तो चैनल पर जाकर भी उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो बिना और वक्त गवाए बढ़ते हैं सीधा नरेशन पर। तो एपिसोड 6 ओपन होता है पास्ट में कई सालों पहले एक औरत को दिखाते हुए जिसका नाम सेरा विस्कॉट है, और वो एक शिप में ट्रैवल कर रही थी और अपनी डायरी लिख रही थी। डायरी में वो लिखती है कि उसकी जिससे शादी होने वाली है वो आइलैंड का फाउंडर है, और आशा करती है कि वो एक अच्छा इंसान होगा और उसके बच्चों के दिल में उसके लिए जगह हो। समंदर के किनारे उसे लेने एक आदमी आता है और उसे टाउन ले जाता है, और रास्ते में वो देखती है कि कई सारे लोग टाउन में बीमार हैं। टाउन में पहुंचकर सेरा एक औरत से मिलती है जो उससे उसके बारे में पूछती है, और वो बताती है कि रिचर्ड की पत्नी के मरने के बाद उसे आइलैंड पर कोई भी मनचाही औरत या लड़की नहीं मिली, इसलिए उसे मेनलैंड की तरफ रुख करना पड़ा। इसी समय वहाँ पेस्टर कॉलिंस आते हैं और वो भी सारा से मिलते हैं और कहते हैं कि अगर कभी कोई ज़रूरत पड़े तो वो उससे आकर मिल सकती है। अब रिचर्ड और सारा की शादी होती है, और फिर रिचर्ड अपने 5 बच्चों से सेरा को मिलवाता है। बाहर से चर्च के बेल की आवाज़ सुनाई पड़ती है और रिचर्ड बाहर चला जाता है, ये कहते हुए कि उसे कुछ काम है। अब रात को सारा अपनी डायरी लिख ही रही थी कि तभी उसे नीचे से कदमों की आहट सुनाई पड़ती है। सारा नीचे जाकर देखती है तो वहां रिचर्ड अजीब हालत में नजर आता है, और उसके हाथ पर खून और कुछ काला सा नजर आता है, और पास ही में उसके नेकलेस वाला सिलेंडर खुला हुआ पड़ा था। अचानक रिचर्ड सारा को देखता है और कहता है, मुझे अकेला छोड़ दो, और सारा घबरा कर वहां से चली जाती है। अगले दिन सारा बाहर टाउन में जाती है और एक लाश को ले जाया जा रहा था जिसे वो देखती है। वहाँ एक औरत आती है और पूछने पर पता चलता है कि टाउन में प्लेग फैला हुआ है और उसका कोई इलाज नहीं था। रात को घर पर रिचर्ड से मिलने एजरा लाउरी नाम का एक व्यक्ति आता है, और सैरा उस समय बर्तन धो रही थी। दोनों प्लेग के बारे में बात कर रहे थे, और एजरा एक इन्फेक्टेड आदमी के बारे में बताता है जिसकी आंखें सफेद पड़ गई थी और वो बेहद वायलेंट हो गया था, और उसने अपनी पत्नी को मार दिया था बहुत ब्रूटली। रिचर्ड उसे टोकता है और सारा को कमरे में जाने को कहता है। सारा जाते हुए सीढ़ियों पर रुककर उनकी बातें सुनती है, जहां एजरा कहता है कि लोग कहते हैं तुम्हारा इस आइलैंड से कोई रिश्ता है, तुम इसे काबू कर सकते हो, और वो नेकलेस जो तुम्हारे गले में है तुम उसमें क्या छुपा रहे हो। रिचर्ड गुस्से में एजरा को उसी की छड़ी से पीटता है बुरी तरह से, और इसे देखकर डर के मारे सारा कमरे में चली जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है वो नीचे जाती है। रिचर्ड घर पर नहीं था और किचन में सब बिखरा हुआ था। सफाई करते हुए सारा नोटिस करती है कि फ्लोर का एक हिस्सा उभरा हुआ है जो एक ओपनिंग थी। वो उसे खोलती है और नीचे उसे एजरा की स्टिक नजर आती है, खून से सनी हुई, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा घबरा जाती है। सारा अब पेस्टर कॉलिंस के पास जाकर उसे बताती है कि रिचर्ड ने एजरा को मार दिया है, और पेस्टर कहते हैं कि तुम्हें सच जानना चाहिए। इस आइलैंड पर बुराई का वास है, और उसे लगता था कि शैतान ने खुद उसके पति को चुना है अपने किसी मकसद को पूरा करने के लिए। गांव के लोगों को लगता था कि रिचर्ड शैतान से मिला हुआ है, और गांव के कई सारे लोग गायब हुए हैं जिनमें उसकी पिछली पत्नी भी थी। इसे सुनकर सैरा बहुत घबरा जाती है और आइलैंड से चली जाना चाहती थी, लेकिन पेस्टर उसे समझाते हैं कि भगवान ने तुम्हें किसी खास मकसद के लिए चुना है, तुम्हारा यहाँ आना शायद इसीलिए हुआ है। पेस्टर उसे कहते हैं कि घर वापस जाओ और रात को घर का दरवाज़ा खुला छोड़ देना ताकि हम लोग अंदर आ सके। सैरा पूछती है कि क्या करने के लिए। पेस्टर कहते हैं जो ज़रूरी है वो करने। रात को खाना खाते समय रिचर्ड कहता है कि उसकी जान को खतरा है, कई लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। सियरा कहती है कि लोग सिर्फ घबराए हुए हैं उस प्लेग के चलते और लोगों के गुमशुदा होने के कारण। रिचर्ड उसे टोकता है और पूछता है कि किसकी गुमशुदगी की बात कर रही हो तुम, और पूछता है कि वो आखिर किससे मिल रही है। घबराई सेहरा कहती है कि वो खुद डरी हुई है तो वो कुछ भी बोल रही है। रिचर्ड सेहरा को बच्चों को
कमरे में ले जाने कहता है और जाते हुए सेहरा मेन गेट का लॉक खोल देती है। अब देर रात को नीचे दरवाजे के खुलने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। कुछ कदम ऊपर की तरफ आ रहे थे और दरवाजे के खुलने पर सामने कोई खड़ा नजर आता है। वो आदमी सारा के करीब जाकर खड़ा होता है और सारा उसे इशारा करके बताती है कि उसे रिचर्ड को मारना है। वो अब रिचर्ड की तरफ बढ़ता है और उस पर चाकू से वार करने लगता है और घबराई हुई सेहरा नीचे भाग जाती है। सब कुछ शांत हो जाता है और नीचे की तरफ बढ़ते हुए कुछ कदम सुनाई पड़ते हैं और फिर फ्लोर पर कुछ गिरता है। कुछ देर बाद अंधेरे में रिचर्ड सामने आता है और कहता है कि मैंने कहा था, मैंने चेतावनी दी थी कि कोई मुझे मारने का षड्यंत्र रच रहा है। वो सेरा को सलामती के लिए घर के बाहर ना जाने की सलाह देता है और कहता है उसे डरने की जरूरत नहीं है और जिसने भी ये किया है वो उसको इसकी सजा जरूर देगा। सेरा बहुत डरी हुई थी और रिचर्ड उसे वापस अपने कमरे में जाने को कहता है। अगली सुबह सेरा देखती है कि रिचर्ड फिर से घर पर नहीं था और वो घर को लॉक करके गया था। सेरा अब उस अंडरग्राउंड पैसेज को एक्सप्लोर करने के लिए नीचे जाती है और आगे बढ़ते हुए उसे दो रास्ते नजर आते हैं। जब वो एक रास्ते पर जाती है तो सामने एक दरवाजा था और उसे खोलने पर एक चेयर पड़ी थी जिससे इंसान को बांधा जा सके। तो शायद रिचर्ड लोगों को टॉर्चर करता होगा यहाँ पर। वो वापस लौटकर दूसरे रास्ते की तरफ बढ़ती है जहाँ उसे एक सीढ़ी मिलती है और ऊपर चढ़ने पर वो एक कुएं से बाहर निकलती है। अगर आपको याद हो तो पिछले पार्ट में रेवरेंड ब्राइस भी रात को जंगल में एक कुएं के पास गए थे और कुछ सुन रहे थे। ये शायद वही कुआं है। सारा दौड़ती हुई पेस्टर कॉलिंस के घर में जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि वो अब भी जिंदा है। वहाँ कई और लोग भी मौजूद थे और उन्हें पता था कि रिचर्ड अब भी जिंदा है। सारा कहती है आप लोगों को लगता है कि वो शैतान के लिए काम करता है, पर वो खुद ही एक शैतान है क्योंकि उस पर चाकू से कई बार वार करने के बावजूद भी वो मरा नहीं। सेरा उन्हें कहती है कि उन्हें उसको जल्द से जल्द रोकना होगा और इस बार ज्यादा लोगों को भेजना होगा। पेस्टर कहता है कि आज रात मेनलैंड जाने के लिए एक बोट निकलने वाली है और वो उसमें जा सकती है। हालांकि वो लोग चाहते थे कि सेरा उनकी मदद करे। वो सेरा को एक जहर देते हैं जो उसे रिचर्ड की ड्रिंक में मिलाना होगा। सेरा इतनी डरी हुई थी कि वो वापस घर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उन लोगों के काफी इंसिस्ट करने पर वो आखिर मान जाती है। अब रात को सेरा डायरी लिख रही थी और रिचर्ड वहां आता है और वो कहता है कि उसे उसकी डायरी पढ़नी है। सेरा के पास कोई चारा नहीं था। रिचर्ड अब डायरी पढ़ता है और सेरा चुपके से ड्रिंक में जहर मिलाकर उसे देती है। रिचर्ड ड्रिंक पीता है और फिर सेरा को भी ऑफर करता है, लेकिन सेरा एक घूंट पीकर उसे बाहर निकाल देती है और रिचर्ड को समझ आ जाता है कि ड्रिंक में कुछ मिलाया हुआ है। वो सेरा को पूछता है कि वो किसके साथ मिलकर काम कर रही है और उसे मारने लगता है। उसका गला दबाता है कि तभी पीछे से रिचर्ड का बड़ा बेटा आकर रिचर्ड के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है और कहता है इसने मेरी माँ को मारा था। सेरा उसे अपने छोटे भाई बहनों को तैयार करने को कहती है क्योंकि वो लोग वहां से जाने वाले थे। तीनों समंदर के किनारे पहुंचते हैं और देखते हैं कि बोट तो जा चुकी थी। हालांकि वहां पर एक छोटी बोट थी जिसे लेकर वो बड़ी बोट तक पहुंचने का डिसाइड करते हैं। वो सभी लोग बोट में बैठते हैं कि पीछे से कोई पूछता है कि क्या तुम यहाँ से जा रहे हो। सारा देखती है तो वो एबिगेल थी जिससे वो टाउन में मिली थी और वो अब इन्फेक्टेड थी। एबिगेल कहती है कि वो भी उनके साथ चलेगी, पर सारा कहती है कि बोट में अब जगह नहीं है और वो एग्रेसिव हो जाती है और उस पर हमला करने के लिए दौड़ती है। तभी सारा उसे पतवार से मारकर बेहोश कर देती है। यहाँ अब हमें टाउन के लोग दिखाए जाते हैं जिन्होंने रिचर्ड को बांध रखा था। पेस्टर उसके गले में मौजूद सिलेंडर को लेने बढ़ते हैं तो रिचर्ड कहता है वो नहीं चाहता कि तुम इसे खोलो। पेस्टर पूछते हैं कि कौन। पेस्टर को लगता है कि जो उसका शक है कि रिचर्ड ने शैतान के साथ सौदा किया है वो शायद सच है। रिचर्ड कहता है वो शैतान नहीं है, वो हमारा देवता है। सबको लगता है कि रिचर्ड पागल हो चुका है और वो उसे कॉफिन में डालता है जिंदा दफन करने के लिए। तो रिचर्ड कहता है उसे पैक्ट को, उसकी संधि को पूरा करना होगा, वही पैक्ट जिसके चलते हम सब उस जानलेवा विंटर को सर्वाइव कर पाए थे। पेस्टर पूछता है कि कैसा पैक्ट और क्या करना होगा। रिचर्ड कहता है कि बलि देनी होगी। साथ ये भी कहता है कि मेरे किए की सजा मेरे बच्चों को मत देना।
पेस्टर कहता है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हारे बच्चों को लेकर मेनलैंड के लिए निकल गई है। इसे सुनकर रिचर्ड कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, आइलैंड उन्हें जिंदा नहीं रहने देगा। रिचर्ड चिल्लाता रहता है कि तुम लोगों ने उन्हें मार दिया और गांव के लोग उसे जिंदा दफना देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में रात के समय एक कब्रिस्तान में, जहां विक किसी कब्र को खोद रहा था और ये एपिसोड यहां खत्म होता है। अब आते हैं एपिसोड 7 पर, जिसकी ओपनिंग में हमें टॉम दिखाया जाता है जो टॉयलेट में बेहोश था, और ये सीन एपिसोड 5 के एंड में हमने देखा था। टेलीफोन की घंटी बजती है और कॉल उठाने पर सामने जो भी था उसे बताता है कि वो पूरे एक दिन से सोया हुआ था और उसे कहीं आने को कहा जाता है। टॉम विक के घर पहुंचता है, जहां पैट्रिशा उसे बताती है कि जेरी ने पता किया था कि डायरी में जिस प्लेग की बात की गई थी वो 1702 में हुआ था, और इससे ये पता चला था कि डायरी सेरा वेस्कॉट वॉरेन की थी, जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड यानी एपिसोड 6 में जाना। अब ये सब बात पता चलने के बाद उन्हें लगा कि जिस श्रापित वस्तु की बात की गई थी डायरी में वो शायद रिचर्ड के साथ ही दफनाई गई होगी, और विक की सलाह पर उन्होंने उसकी बॉडी को कब्र से खोद निकाला था। मतलब पिछले एपिसोड के एंड में विक को जो कब्र खोदते हुए हमने देखा था वो असल में रिचर्ड वॉरेन की थी। इसे सुनकर टॉम शॉक हो जाता है, और इस समय वो बॉडी उसी घर में मौजूद थी। इसे जानकर टॉम और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। टॉम कॉफिन को वहां पर देखता है और पैट्रिशा कहती है कि उसे ऊपर के कमरे में रखा है। टॉम पूछता है कि तुमने उस कॉफिन से क्यों उसे निकाला। पैट्रिशा कहती है क्योंकि वो जिंदा है। पैट्रिशा कहती है कि वो अभी ऊपर तुम्हारी राह देख रहा है क्योंकि वो टाउन के मुखिया से मिलना चाहता है। विक टॉम को कपड़े में लिपटा सिलेंडर देता है और कहता है कि वो उससे पूछकर पता लगाए कि इसे कैसे खोलते हैं। टॉम उसे लेने की कोशिश करता है तो विक उसे रोक देता है क्योंकि उसे खोलने के चक्कर में विक को चोट लगी थी। पैट्रिशा टॉम को कमरे में ले जाती है और कहती है वो उससे लिखकर बात करे। टॉम लिखकर बताता है कि वो टाउन का मुखिया है, और रिचर्ड बोल उठता है। ऐसे अचानक बोलने के कारण टॉम काफी घबरा जाता है। टॉम पूछता है कि तुम जिंदा कैसे हो। रिचर्ड कहता है कि वो शैतान के छल का शिकार हुआ है और फिर अपनों से ही दगा मिला है, लेकिन एक बुरी शक्ति ने मुझे जिंदा रखा है। टॉम उसे सिलेंडर देकर उसे खोलने को कहता है और रिचर्ड उसकी रस्सियों को खोलने को कहता है। रिचर्ड उस सिलेंडर को खोलता है और उसमें था एक कागज का टुकड़ा। रिचर्ड कहता है कि मुझे लगा ये मेरे मुक्ति का रास्ता होगा, पर ऐसा नहीं था। वो बताता है कि उस समय हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं था, कीड़े तक नहीं मिल रहे थे। रिचर्ड यहाँ पर उस भयानक विंटर की बात कर रहा था जिसका जिक्र उसने कॉफिन में डाले जाने से पहले किया था। वो और बताता है कि कई लोगों ने तो मरे हुए लोगों की लाशों को खाना शुरू कर दिया था। मतलब आइलैंड पर जिस नरभक्षण की बात होती थी वो यही था। रिचर्ड कहता है कि वो खुद खाने की तलाश में भटक रहा था और फिर उसकी नजर पड़ी एक मशरूम पर। जब उसने उसको खाया तो उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया, लेकिन उसके सामने जो आया वो भगवान नहीं पर शैतान था, ये आइलैंड। रिचर्ड काफी भूखा था और ये आइलैंड भी उतना ही भूखा था, और उसने रिचर्ड के साथ एक पैक्ट किया, एक संधि उसके और आइलैंड के लोगों की जान बख्शने के लिए, और रिचर्ड ने उस पैक्ट को मान भी लिया। टॉम पूछता है तुमने आखिर उसे क्या ऑफर किया था। रिचर्ड कहता है अगर मैं वो पैक्ट ना मानता तो आज तुम में से कोई भी ना होता। बेसिकली रिचर्ड ने जैसे बताया था कि बलि देना जरूरी था, उसने लोगों की बलि दी थी, वही लोग जो टाउन से गायब हुए थे। टॉम कहता है कि उसे लगता है कि आइलैंड उससे बात कर रही है, कुछ कहना चाहती है, आखिर उसे क्या चाहिए। रिचर्ड कहता है कि आइलैंड को पता है कि एक डरा हुआ इंसान कुछ भी करेगा, लेकिन टॉम को कुछ भी समझ नहीं आता। रिचर्ड कहता है कि वो उसके बच्चों की चीज़ों को देखना चाहता है। वो लोग उसे हिस्ट्री सोसाइटी ले जाते हैं और चीज़ों को देखकर रिचर्ड काफ़ी भावुक हो उठता है। वो टॉम से कहता है कि जब तक मेरा खून किसी के भी रगों में दौड़ता रहेगा वो पैक्ट या संधि चलती रहेगी, और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ इस सब का अंत हो। वो उसे समंदर में लेकर जाने कहता है, उस पॉइंट तक जिसके आगे मछुआरे जाने से डरते हैं। रिचर्ड का मानना था कि वो उस पॉइंट को क्रॉस करेगा तो उस पर से आइलैंड का श्राप हट जाएगा, उसकी उम्र बढ़ने लगेगी और मारा जाएगा, और उसी के साथ इस आइलैंड का श्राप भी हट जाएगा। विक
टॉम को समझाता है कि रात को समंदर में जाना बहुत खतरनाक है और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि जो रिचर्ड ने कहा वैसा होगा भी। टॉम कहता है कि हमें कोशिश तो करनी होगी, बिना कुछ किए हमें कैसे पता चलेगा कि रिचर्ड की बात सही है या नहीं। और विक आखिर उसके लिए मान जाता है, लेकिन शर्त रखता है कि रिचर्ड कॉफिन के अंदर ही बंद रहेगा बोट पर। अब टॉम रिचर्ड से इस बारे में बात कर ही रहा था और बाहर इसी समय पुलिस ऑफिसर आता है। कारण ये था कि जब रिचर्ड को लाया गया तो उसे जिंदा देखकर पैट्रिशिया जोर जोर से चीखने लगी थी और शायद नेबर्स ने इस बात को रिपोर्ट किया था। पैट्रिशिया बाहर जाती है और ऑफिसर से कहती है कि वो चाबी भूल गई थी तो वो उसे लेने आई थी। लेकिन ऑफिसर को शक होता है और वो देखना चाहता था, लेकिन पैट्रिशिया उसे आगे बढ़ने नहीं देती। ऑफिसर अब अंदर जा रहा था कि पैट्रिशिया उसकी कार में बैठकर उसे चलाने लगती है और ऑफिसर उसे रुकने को कहता है और ऐसा करके वो उसका ध्यान भटकाती है और मौका देखकर टॉम और विक रिचर्ड को कॉफिन में डाल के वहां से ले जाते हैं। विक टॉम से कहता है कि उन्हें उस लाइन से कुछ दूरी पर रुकना होगा। लाइन के जब वो बिल्कुल करीब होंगे तो वहां लगाई एक लाल बत्ती जलने लगेगी। यहाँ टॉम के घर पर इवान और उसकी दोस्त टीवी देख रहे थे और लड़की पूछती है कि तुम्हारे पिता ऐसे क्यों हैं। इवान कहता है कि उसे लगता था उसके पिता काफी डरपोक है, पर अब लगता है कि वो झूठे हैं। लड़की कहती है कि उन्हें पता करना चाहिए और उसके लिए उन्हें टॉम के कमरे की तलाशी लेनी थी, और अगर टॉम ने सच में कुछ झूठ बोला है तो वो इवान को पनिश भी नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ ऑफिसर ने पैट्रिशिया को पकड़ लिया था और पैट्रिशिया को लग रहा था कि वो उसे जेल ले जाएगा, लेकिन वो उसे उसके घर तक पहुंचाता है। ऑफिसर जानना चाहता था कि आखिर बात क्या है, क्या चल रहा है, क्योंकि 24 घंटे से टॉम से कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। पैट्रिशिया कहती है कि कोई बात नहीं है, लेकिन ऑफिसर जानता था कि कुछ तो बात है और पैट्रिशिया कहती है कि वो नहीं बता सकती वरना लोग पैनिक हो जाएंगे। इधर टॉम और विक पहुंचने ही वाले थे कि रेडियो पर मे डे का सिग्नल आता है। लोग मदद मांगने के लिए पुकारते हैं और विक को समझ आ जाता है कि आइलैंड उनके साथ खेल खेल रहा है। अचानक बोट एक झटके के साथ रुक जाती है और विक नीचे चेक करने जाता है और टॉम को कॉफिन को चेक करने कहता है। टॉम कॉफिन के करीब जाता है और रिचर्ड को लगता है वो उसे निकालने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं था और रिचर्ड उस पर गुस्सा करता है, उसे निकालने को कहता है। टॉम विक को बताता है कि रिचर्ड बाहर निकालना चाहता है। विक टॉम को एक फोटो दिखाता है जिसमें उसका दोस्त मार्क और मार्क की बहन जेरी थी, वही जेरी जो हिस्ट्री सोसाइटी की क्यूरेटर है और जिससे विक कभी प्यार करता था। एक दिन विक, जेरी का भाई और दो और लड़के जब ये सब छोटे थे तो रात को उन्होंने फिशिंग करने की सोची। उन्होंने एक बोट चुराई और समंदर में निकल गए, पर अचानक बोट रुक गई जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। मार्क ने कहा कि उसने समंदर में कोई विशालकाय जीव देखा। सभी इसके चलते काफी डर गए और पैनिक करने लगे। अपनी जान बचाने के लिए वो पानी के अंदर कूद कर तैरने लगे और विक को महसूस हुआ कि उसके पैर को उस जीव ने पकड़ लिया है। जब विक ने पीछे मुड़कर देखा तो असल में वो जीव नहीं बल्कि मार्क था जिसने उसके पैर को पकड़ा था और मदद मांग रहा था। और जब उसने नीचे देखा उसे वही वो विशालकाय जीव नजर आया। घबराए हुए विक ने मार्क को लात मारकर अपना पैर छुड़ाया अपनी जान बचाने के लिए। अब विक ने यह स्टोरी इसलिए सुनाई थी ताकि कम से कम एक बार तो टॉम उसकी बात पर ध्यान दे। विक नहीं चाहता था कि टॉम उस कॉफिन को खोले, लेकिन टॉम ने तो उसे ऑलरेडी खोल दिया था। यहाँ घर पर इवान और उसकी दोस्त टॉम के सामान को चेक करते हैं और उन्हें एक बॉक्स मिलता है। उसे खोलने पर अंदर कई सारी तस्वीरें थी इवान की मॉम की। तस्वीरें देखते हुए एक तस्वीर नजर आती है जिसमें उसकी मॉम के साथ एक बच्चा है। अब इवान को तो ये बताया गया था कि उसकी मॉम की मौत डिलीवरी के समय हो गई थी, लेकिन यहाँ डिलीवरी के बाद तक की फोटोज में उसकी मॉम नजर आती है और अब इवान परेशान था इस बात को जानकर। दूसरी तरफ पैट्रिशिया भी ऑफिसर को पूरी बात बताती है और ऑफिसर कुछ खास रिएक्ट नहीं करता। कारण ये था कि ऑफिसर काफी समय से अपनी फैमिली के साथ इस आइलैंड से चले जाना चाहता था। बोट पर टॉम रिचर्ड को कुछ खाना देता है और विक देखता है कि वो काफी करीब थे और उसी समय फिर एक तेज झटका लगता है और बोट रुक जाती है और झटके की वजह से डिंजी यानी एक छोटी बोट पानी में गिर गई थी। प्लान ये था कि लाइन से कुछ दूरी पर वो लोग अपनी बोट को रोकेंगे और वो रिचर्ड को डिंजी में वहां पर भेजेंगे, लेकिन अब डिंजी थी नहीं तो वो आगे बढ़ते रहने का डिसाइड करते हैं। रिचर्ड
अचानक से मछुआरों का गाना गाने लगता है और टॉम को शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो विक के करीब जाकर कहता है कि उन्हें कोई दूसरा प्लान चाहिए होगा, और जैसे ही टॉम मुड़ता है, रिचर्ड उस पर हमला करता है और कहता है, मैं मरना नहीं चाहता, और वो विक पर भी हमला करता है। विक टॉम को हारपून लाने कहता है और उसे लेने टॉम बाहर जाता है और अंदर लाइट्स बंद हो जाती है। टॉम हारपून हाथ में लिए अंदर जागता है तो उसे रिचर्ड की परछाई नजर आती है। टॉम काफी डरा हुआ था। वो फिर पीछे देखता है तो रिचर्ड अब नजर नहीं आता। टॉम जब अंदर जाता है तो रिचर्ड उस पर हमला करता है और पीछे से विक आकर रस्सी से रिचर्ड का गला पकड़ लेता है और उसे कॉफिन में गिरा देता है, और बड़ी मशक्कत के बाद वो लोग उसे कॉफिन में बंद कर देते हैं। लेकिन फिर से बोट को एक झटका लगता है जिसके चलते विक पानी में गिरने वाला था, लेकिन टॉम उसके पैर को पकड़ लेता है और इसी समय अंदर लाइट जलती है, मतलब वो लोग लाइन के बिल्कुल करीब थे। टॉम विक को एक सेफ्टी ट्यूब देकर उसे पानी में गिरा देता है और बोट लाइन को क्रॉस कर देती है। टॉम को कॉफिन से कुछ आवाज आती है और जब वो उसे खोलता है तो अंदर सिर्फ कुछ हड्डियां और राख थी, मतलब रिचर्ड अब मर चुका था। अब यहाँ ये भी बता देता हूँ कि टॉम ने जानबूझकर विक को पानी में डाला था, ऊपर खींचने के बजाय, क्योंकि विक आइलैंड पर ही पैदा हुआ था और अगर वो उस लाइन को क्रॉस कर देता तो वो भी मारा जाता। टॉम बोट को मोड़ता है, विक बोट पर आता है और दोनों खुश थे क्योंकि उन्होंने कर दिखाया। खास करके टॉम ने काफी हिम्मत दिखाई थी। पर यहाँ हमें इवान दिखाया जाता है जिसके हाथ में उसकी मॉम की फोटो थी, और ये एपिसोड इसी के साथ एंड होता है। अब आते हैं एपिसोड 8 पर, जिसके ओपन होने पर हमें टॉम, पैट्रिशिया और विक एक रेस्टोरेंट में खाना खाते नजर आते हैं और तीनों काफी खुश थे इस बात से कि ये सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ ठीक हो चुका है। इसके बाद टॉम अपने ऑफिस पहुंचता है, काफी खुश था और उसने अपने और अपने बेटे के लिए मेनलैंड पर एक गेम देखने की टिकट खरीदी थी। टॉम की असिस्टेंट रूथ उसे बताती है कि कई सारे लोगों ने उसे कॉल किए थे और हम जानते थे कि टॉम उसे उठाने में सक्षम नहीं था। अब शाम को टॉम अपने घर जाता है और इवान को आवाज लगाता है, लेकिन इवान वही नीचे मौजूद था। टॉम देखता है उसके हाथ में कई सारे एनवलप का बक्सा था और पूछता है कि क्या वो बेसमेंट में गया था। इवान कहता है नहीं, ये आपके कमरे से मिला है, और अपने पिता से सवाल करता है कि क्यों उसने उसकी माँ के बारे में उससे झूठ बोला। दूसरी तरफ पैट्रिशा ने खाना ऑर्डर किया था और इस बारे में वो कंप्लेंट करती है, लेकिन उसे सुनने के लिए सामने कोई भी नहीं था और इस बात से वो काफी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। यहाँ टॉम बताता है कि तुम्हारे पैदा होने के बाद से वो पहले जैसी नहीं थी। उसे प्री एक्लेम्शिया इंड्यूस स्ट्रोक आया था जिसने उसके दिमाग पर असर किया था और उसका बिहेवियर काफी चेंज हो गया था। उसका इवान के करीब होना काफी अनसेफ था और इसी वजह से टॉम ने उसे एक मेंटल असाइलम में भर्ती करवा दिया था और उसके 2 साल बाद उसकी मौत हो गई थी। इवान उसके कुछ खत पढ़ता है जिसमें काफी अजीब, समझ में ना आने वाली बातें लिखी थी। अब हमें विक दिखाया जाता है जो जेरी के पास जाता है और उसे उनकी पुरानी फोटो दिखाता है और वहाँ जेरी का हस्बैंड भी आता है। जेरी का हस्बैंड जानता था कि जब जेरी और विक जवान थे तब वो एक दूसरे को पसंद करते थे और अब ये बात पुरानी हो चुकी थी। विक अब वहां से जाने लगता है और जेरी का हस्बैंड कहता है कि बाहर संभल कर जाना, कांच के टुकड़े गिरे हुए हो सकते हैं। विक बाहर नोटिस करता है कि एक कांच का केस टूटा हुआ था जिसमें बुगीमैन किलर का मास्क रखा हुआ था और वो अब गायब था। जेरी के हस्बैंड को लगता है कि शायद बच्चे उसे ले गए होंगे और उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन इस बात से विक काफी परेशान होकर बोगीमैन किलर के घर जाता है और उसका दरवाजा टूटा हुआ मिलता है। अब हमें पैट्रिशिया दिखाई जाती है जो अपने कमरे में थी और अचानक बाहर से उसका वैन का अलार्म बजने लगता है। वो बाहर देखने जाती है और अलार्म को बंद करती है और वापस अंदर आ जाती है। जब वो अपने कमरे की तरफ जाती है तो नोटिस करती है कि सामने दूसरे कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और वो उससे करीब जाती है, लेकिन उसे खोलती नहीं है, बल्कि वो दबे हुए कदमों के साथ नीचे जाती है और अपने टेजर को उठाती है, लेकिन उसमें बैटरी सिर्फ 2% थी। डरी हुई पैट्रिशिया घर के बाहर जाती है और ऊपर कमरे की खिड़की की तरफ देखती है, फिर आसपास देखती है और जैसे ही वो वापस नजर अपनी दरवाजे पर करती है, सामने उसे खड़ा दिखता है बूगीमैन किलर। उसे देखकर पैट्रिशिया चीखती है और डर के मारे भागने लगती है। वो घर के दरवाजों पर नॉक करती है मदद के लिए, लेकिन कोई भी उसे नहीं खोलता। यहाँ हमें विक दिखाया जाता है जो पैट्रिशिया के घर पहुंचता है, शायद उसे वार्न करने के लिए, लेकिन पैट्रिशिया तो वहां थी ही नहीं। विक को आने में थोड़ी देर हो गई थी।
पेट्रिशा दौड़ते हुए एक घर में घुसती है और वो घर था लेनोर का। वहाँ लेनोर और उसके फ्रेंड्स मौजूद थे और पेट्रिशा उन्हें बताती है कि बूगीमैन किलर वापस लौट आया है। लेकिन लेनोर को उसकी बातों पर विश्वास नहीं था और कहती है कि वो झूठ बोल रही है। पेट्रिशा उन्हें काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, पुलिस को कॉल करने को कहती है, लेकिन फ़ोन की लाइन कटी हुई थी। लेनोर पेट्रिशा को वहाँ से चले जाने कहती है और पेट्रिशा अभी वहाँ से बाहर निकल जाती है। वो बाहर खड़े करके ऊपरी मंजिल की खिड़की को देखती है, जहाँ उसे वो किलर नजर आता है और दूसरों को वार्न करती है। वो किलर खिड़की तोड़कर नीचे गिर पड़ता है और पेट्रिशा को लगता है कि वो मर गया, पर अगले ही पल वो उठकर पेट्रिशा की तरफ बढ़ता है। पेट्रिशा फिर से भागती है, लेकिन भागते हुए गिर पड़ती है और किलर उसे मारने आगे बढ़ता है, लेकिन उसी समय पीछे से एक व्हीकल आकर उसे टक्कर मारता है। जब पेट्रिशा की आंख खुलती है, सामने एक पैरामेडिक था जो उसे चेक कर रहा था। दूसरा आदमी भी किलर को चेक कर रहा था और बताता है कि उसकी सांसें चल रही है, और अगले ही पल किलर उसको मार देता है और पेट्रिशा फिर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है। अब हम वापस आते हैं टॉम और इवान पर, जहां इवान उसकी मॉम की चिट्ठियां पढ़ रहा था और टॉम बुक रैक के पीछे से एक लिफाफा निकालता है जिसमें उसकी वाइफ की तस्वीरें थी। वो तस्वीरें इवान को दिखाता है जिसमें उसकी मॉम काफ़ी खुश थी, जिंदा दिल नजर आ रही थी। टॉम कहता है कि इन तस्वीरों में जो दिख रहा है वही तुम्हारी मॉम है और वो खुद ना चाहती कि तुम उसे अपने बदले हुए रूप में देखो। इवान पूछता है कि हम कभी साइलेंट से बाहर क्यों नहीं जाते। टॉम कहता है हम जा सकते हैं और वो उसे गेम की टिकट्स दिखाता है और इवान भी इसे देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। अब हमें पुलिस ऑफिसर बैचर दिखाया जाता है जो एक गैस स्टेशन के स्टोर में कुछ खाने का सामान लेने आया था और इसी तरफ पेट्रिशा और किलर भी आ रहे थे। पेट्रिशा वहां पहुंचकर अपने टेजर को देखती है जिसमें अब सिर्फ 1% बैटरी बची थी। पेट्रिशा सोचती है कि वो वहां पेट्रोल छिड़क कर उसे जला देगी और वो ऐसा ही करती है, और इसे अंदर से स्टोर का ओनर और ऑफिसर देख रहे थे। किलर उसके करीब आता है और पेट्रिशा टेजर से आग लगाने की कोशिश करती है और कुछ कोशिश के बाद आग लग भी जाती है और किलर जलने लगता है और स्टोर का ओनर एक फायर एक्सटिंग्विशर लेकर बाहर आता है, लेकिन किलर उसे ही पकड़ लेता है। इसे देखकर ऑफिसर भी शॉटगन लेकर बाहर आता है और उस आदमी को बचाता है, लेकिन किलर उल्टा उस पर ही चाकू से वार करता है और उसे घायल कर देता है और उसे मारने ही वाला था कि पेट्रिशा उस पर शॉटगन से वार करती है। किलर अब पेट्रिशा की तरफ मुड़ता है और वो उसे फिर से शूट करती है और किलर इस बार गिर पड़ता है। वहाँ कुछ देर बाद एम्बुलेंस आती है, ऑफिसर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और किलर की बॉडी को क्रिमेटोरियम में, और पूरे समय पेट्रिशा गन लेकर उसी के साथ वहाँ मौजूद थी जब तक कि बॉडी को जलाकर राख नहीं कर दिया गया। इसके बाद पेट्रिशा हॉस्पिटल पहुंचती है ऑफिसर की खबर पूछने, और टीवी पर न्यूज़ चल रही थी कि हवाएं काफ़ी तेज चल रही है और तूफान आने की संभावना है। यहाँ ऑफिसर बेचिर के पास उसकी वाइफ मौजूद थी और वो प्रेग्नेंट थी। ऑफिसर के वाइफ के बाहर जाने पर पेट्रिशा कहती है कि उसे पता नहीं था कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ऑफिसर को जो भी हुआ उस पर अब भी यकीन नहीं था और पेट्रिशा से जानने की कोशिश करता है। पेट्रिशा उसे सलाह देती है कि उसे आइलैंड से चले जाना चाहिए, उसका बच्चा यहाँ पैदा नहीं होना चाहिए। यहाँ घर पर टॉम और इवान खाना खा रहे थे, बातें कर रहे थे, और तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। दरवाज़ा खोलने पर सामने विक था जो कहता है अभी सब खत्म नहीं हुआ, और यह एपिसोड इसके साथ खत्म होता है। अब आते हैं एपिसोड 9 पर। एपिसोड 9 ओपन होने पर हमें सेरा और बच्चे दिखाए जाते हैं जो समंदर में थे, और अचानक बच्चों को कुछ होने लगता है और बोट को एक झटका लगता है जिसके चलते फ्रांसिस पानी में गिर पड़ती है। सेरा उसकी तरफ एक बक्सा फेंकती है जिसके सहारे फ्रांसिस खुद को डूबने से बचा रही थी, और सीन यहाँ कट होता है। अब कहानी फिर प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहाँ पेट्रिशा टॉम से कहती है कि उसे सायरन बजाना चाहिए। वहाँ दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी आता है जो कहता है हाँ, बाहर जो तूफान आ रहा है वो सामान्य नहीं है। अगर तुम 1783 के तूफान के बारे में पढ़ोगे तो समझ आएगा कि उसकी शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी। टॉम पेट्रिशा से कहता है कि अगर मैं सायरन बजाऊंगा टूरिस्ट वापस चले जाएंगे और बातें करेंगे कि उनका अनुभव काफ़ी बुरा रहा, और ये सोचकर टॉम काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन में टॉम वहाँ दीवार पर लगी एक तस्वीर को उखाड़ने लगता है, पर वो इतनी भारी थी कि वो उसके ऊपर ही गिर पड़ती है और थोड़ी फट जाती है। पेट्रिशा उसके पास जाती है और नोटिस करती है कि पेंटिंग में जो औरत है उसकी एक उंगली कटी हुई है। इसे देख पेट्रिशा टॉम की मदद करने के बजाय बाहर भागती है। वहाँ रोजमेरी और बाकी लोग भी आते हैं जो पेंटिंग को हटाने में मदद करते हैं।
अब पैट्रिशा वहाँ वापस आती है और टॉम से कहती है इसमें जो औरत है वो असल में फ्रांसिस वॉरेन है, यानी रिचर्ड वॉरेन की बेटी, और ये बात सारा की डायरी में लिखी हुई थी। इस औरत को टाउन के लोग फ्रांसिस फिशर के नाम से जानते थे, जो बचकर किनारे तक पहुंच गई थी आइलैंड के, और वही असल में फ्रांसिस वॉरेन थी। यही कारण था कि रिचर्ड वॉरेन के मरने के बाद भी श्राप खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वो अपनी ब्लड लाइन का आखिरी इंसान नहीं था। टॉम कहता है कि मान लो अगर वो फ्रांसिस वॉरेन है, तो भी पूरे 400 साल की वंशावली उन्हें पता करनी होगी ये जानने के लिए कि उसके ब्लड लाइन का अब भी कोई जिंदा है या नहीं। पेट्रिशा कहती है रोजमेरी के पास पहले से इसकी वंशावली होगी। टॉम कहता है पर उससे क्या होगा। वो अब लाइट हाउस कॉल करके सायरन बजाने को कहता है। अब हमें पुलिस ऑफिसर बेची रोड्स की वाइफ दिखाई जाते हैं, जो पोर्ट पर पहुंचते हैं। उसकी वाइफ पूछती है कि वो लोग यहाँ से क्यों जा रहे हैं, और अब जब तूफान आ रहा था तो समंदर में जाना और भी ज़्यादा खतरनाक था। ऑफिसर कार से निकलकर कुछ मछुआरों से बात करता है, लेकिन तूफान की वजह से कोई भी जाने को तैयार नहीं था। यहाँ विक उन्हें देख रहा था और ऑफिसर पास बने एक कमरे में जाता है और कुछ गैस कैन उठाता है, क्योंकि वो खुद ही बोट लेकर जाने वाला था। विक आकर उसे समझाता है कि जिस बोट से वो जाने की सोच रहा है उसकी रेंज सिर्फ 15 मील की है और मेनलैंड 40 मील दूर है। मान लो अगर वो बीच में रुककर फ्यूल भरता भी है, तब भी तेज लहरों की वजह से उसके बोट के डूबने का खतरा था। यहाँ टाउन में सभी लोगों को शेल्टर पहुंचने को कहा जाता है और लोग वहां पहुंचना शुरू करते हैं। वहां पैट्रिशा आती है और बताती है कि जनरेटर खराब हो चुका है और उसके बिना शेल्टर के अंदर बिजली ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। टॉम पूछता है कि इसका उपाय क्या है, तो वो बताता है कि लाइट हाउस में गैरेट के पास सेम मॉडल का जनरेटर है, तो उसका स्टार्टर यूज़ कर सकते हैं। अब टॉम दूरबीन से लाइट हाउस को देखता है और गैरेट से वॉकी पर बात करता है। वो उसे स्टार्टर लाने के बारे में कह रहा था, लेकिन आवाज़ बीच बीच में कट रही थी तूफान की वजह से, और पूरी बात होने से पहले कनेक्शन कट जाता है। अब ना चाहते हुए भी टॉम को ही बाहर जाना पड़ता है लाइट हाउस के लिए। यहाँ अब ऑफिसर बेची और उसकी वाइफ भी पहुंचते हैं और पेट्रिशा उन्हें शेल्टर में ले जाती है। दूसरी तरफ विक भी यहाँ पर पहुंचता है और गिरी हुई पेंटिंग्स और पास में पड़ी डायरी को देखता है और फिर रोजमेरी के पास जाता है, उसे डायरी देता है और कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए। टॉम अब लाइट हाउस पहुंच जाता है, गैरेट को आवाज़ लगाता है और ऊपर जाकर देखता है, लेकिन गैरेट तो वहाँ था ही नहीं। वो टेबल पर एक नोट देखता है जिसमें लिखा था कि वो टाउन हॉल जा रहा है। टॉम अब दूरबीन से टाउन हॉल को देखता है तो गैरेट वहीं पर था और पता चलता है कि वो अपने साथ स्टार्टर भी लेकर आया था, जो कि अच्छी बात थी। टॉम बाहर नोटिस करता है कि एक बेहद बड़ा बवंडर टाउन की तरफ बढ़ रहा है और जल्दी से वो भी वहां से निकलता है। टाउन हॉल पहुंचकर टॉम देखता है कि गैरेट लाइट हाउस आने के लिए निकल रहा था, क्योंकि उसने फिर से पूरी बात नहीं सुनी थी, और टॉम उसे वापस अंदर भेजता है। टॉम खुद भी अंदर जा रहा था कि पीछे से टोडोर भी वहां पर आता है। टॉम उसे जल्दी से अंदर आने को कहता है क्योंकि बवंडर बिल्कुल नज़दीक था, लेकिन टोडोर का कुछ सामान गिर पड़ता है और उसे उठाने के चक्कर में वो बवंडर की चपेट में आ जाता है। अब टॉम अंदर चला जाता है और पेट्रिशा बताती है कि सब लोग आ चुके हैं सिवाय उसकी असिस्टेंट रूथ के। इसी समय विक वहां पर आता है और कहता है कि वो उनसे कुछ बात करना चाहता है। वो उन्हें रोजमेरी के पास ले जाता है, जिसने रिचर्ड की ब्लड लाइन का पता कर लिया था। रोजमेरी बताती है कि रिचर्ड का एक आखिरी वारिस अब भी जिंदा है। रोजमेरी बताती है कि फ्रांसिस पानी में डूबने के बाद बच गई थी। वो आइलैंड के किनारे पहुंच गई थी, जहां उसे एक अमीर आदमी ने अडॉप्ट किया था। जब फ्रांसिस 14 साल की हुई तो उसी आदमी ने उसके साथ शादी कर ली और उनका वंश आगे बढ़ता रहा। फ्रांसिस की आगे की ब्लड लाइन्स में ही विलियम फिट्जराल्ड, यानी द किलर क्लाउन, बोगीमैन किलर और ओल्ड होर्टेंस वगैरह भी थे। वंश आगे बढ़ते बढ़ते अब एक आखिरी व्यक्ति बचा था, लेकिन ना तो उसने शादी की है और ना उसके कोई बच्चे हैं। टॉम पूछता है कि वो कौन है, और शॉकिंगली वो थी टॉम की असिस्टेंट रूथ। अब टॉम के सामने बहुत बड़ी दुविधा थी। रूथ, जो एक बहुत अच्छी औरत थी, उसको कैसे मारे। पेट्रिशा उसे ऐसा ना करने को कहती है, लेकिन विक का कहना था कि यही एक रास्ता है। टॉम कहता है कि वो कोई रास्ता ढूंढेगा और टाउन हॉल से बाहर जाने लगता है, और एपिसोड 9 इसके साथ खत्म होता है। अब आते हैं इस सीरीज के आखिरी एपिसोड यानी एपिसोड 10 पर। हमें टॉम दिखाया जाता है जो रूथ के मेडिकल रिकॉर्ड्स चेक करता है, और उसे सिर्फ थोड़ी बहुत बोलने की बीमारी थी, बाकी कुछ भी नहीं। वो रिकॉर्ड्स चेक करते करते देखता है कि 2 दवाई के नाम लिखे थे
और एक नोट भी था कि रूथ को याद दिलाया जाए कि वो दोनों दवाई को एक साथ ना ले। टॉम अब रूथ के घर पहुंचता है और दरवाजे को नॉक करता है, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलती। टॉम दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है तो देखता है कि रूथ ने हेडफोन्स लगा रखे थे। वो टॉम को देखकर सरप्राइज थी और उसे लग रहा था कि वो उसे शेल्टर ले जाने आया है। टॉम कहता है बाहर काफ़ी पानी भर चुका है तो वो लोग थोड़ी देर रुककर वहाँ से जाएंगे। रूथ उसे चाय ऑफर करती है और क्योंकि वो पहली बार यहाँ आया था तो उसे अपना घर भी दिखाती है। यहाँ टाउन हॉल के शेल्टर में पेट्रिशा और विक पानी और खाने को चेक कर रहे थे और रोजमेरी कहती है कि उससे पहले जो औरत यहाँ काम करती थी उसने उसे सलाह दी थी कि वो कभी भी शेल्टर के अंदर ना जाए, लेकिन क्यों वो उसने कभी नहीं बताया। दूसरी तरफ ऑफिसर बेचर की वाइफ को डॉक्टर चेक करते हैं और बताते हैं कि आज रात को बेबी की डिलीवरी होगी, जो अजीब था क्योंकि अब भी 7 हफ्ते बाकी थे डिलीवरी के लिए। यहाँ रूथ के घर टॉम और वो बातें कर रहे थे और टॉम काफी परेशान था कि वो इतनी अच्छी औरत को कैसे मार सकता है। परेशान टॉम बाथरूम में जाता है और वॉकी पर पेट्रिशा से पूछता है कि इवान कैसा है, लेकिन उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। टॉम बाथरूम के कैबिनेट में रूथ की दवाई देखता है और पता नहीं अब उसके दिमाग में क्या चल रहा था। यहाँ शेल्टर में लोग थोड़े परेशान थे कि उन्हें कब तक यहाँ रुकना पड़ेगा। पेट्रिशा कहती है कि ज़्यादा समय नहीं। तो वही बूढ़ा जो उनसे पहले मिला था वो कहता है कि पिछली बार तूफान आया था तो 60 दिन से भी ज़्यादा चला था। लोग परेशान थे तो पेट्रिशा डेल को उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने को कहती है कुछ गेम्स वगैरह की मदद से। अब हमें इवान दिखाया जाता है जिसके पास उसका दोस्त पीजे आता है और कहता है शायद उसे बाहर जाने का रास्ता मिल गया है और वो वहाँ जाकर स्मोक कर सकते हैं। वो लोग एक कमरे के अंदर से एक सीढ़ी देखते हैं जो नीचे की तरफ जा रही थी। दूसरी तरफ डेल एक कमरे को चेक करता है कुछ कार्ड गेम्स वगैरह ढूंढने के लिए और वो देखता है कि वहाँ पर कुछ टेप्स रखी हुई थी। वो उनमें से एक टेप को प्ले करता है जिसमें एक आदमी नजर आता है और वो कहता है कि अगर आप इसे देख रहे हैं तो आप एक ऑफरिंग है और आपको सोच समझ के चुना गया है। वो और कहता है कि आपका बलिदान कम्युनिटी के कई सारे लोगों की जान बचाएगा, जिसके लिए विडोज बे आपका शुक्रगुजार है। यहाँ रूथ के घर वो टॉम को अपनी पुरानी एल्बम दिखा रही थी और टॉम पूछता है कि अगर मान लो आपके पास एक ट्रॉली है जो आपको सेफ्टी की तरफ ले जाएगी, लेकिन उसके सामने काफ़ी सारे लोग खड़े हैं और एक और रास्ता है जिस पर सिर्फ एक आदमी खड़ा है, तो आप लीवर खींचकर उस एक आदमी को मारना पसंद करेगी या उन बाकी सारे लोगों को। अब ये सवाल अजीब था और रूथ कहती है कि ज़्यादा लोगों को वो मारेगी। रूथ समझाती है कि ट्रॉली जीवन की तरह है और वो खुद एक लीवर है। अगर वो एक आदमी को भी मारती है तो मतलब वो गलत है, लेकिन अगर वो कुछ करे ही ना तो ज़्यादा लोग मरेंगे। लेकिन यही तो जीवन है जिसमें बुरा होना ना होना पहले से सब कुछ निश्चित होता है। खामखा चीज़ों को बदलने की कोशिश करने से क्या मतलब, जो होता है उसे होने दो। टॉम रूथ के पुराने सामान को देखता है जिसमें उसे एक ब्रॉच मिलता है जो फ्रांसिस के पास था, जिसे वो असल में सारा ने दिया था जब वो पहली बार मिली थी। टॉम अब चाय लेने जाता है और वो रूथ की दोनों दवाई उसमें मिला देता है और रूथ को देता है। दूसरी तरफ शेल्टर में पेट्रिशा, विक वगैरह लोगों को खाना और पानी दे रहे थे और कुछ लोगों का खाना और पानी खराब हो चुके थे और सभी लोग अब ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं। विक उन्हें समझाता है और कहता है कि उन्हें ज़्यादा समय यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है। पेट्रिशा और रोजमेरी बेचर के कमरे में आते हैं उन्हें पानी देने और बातों बातों में रोजमेरी कहती है कि वो काफ़ी थक गई है ये सब करते हुए और उसने काफ़ी समय रिचर्ड की वंशावली बनाने में भी लगा दी थी और वो वहाँ से चली जाती है। अब ऑफिसर पेट्रिशा से पूछते हैं कि क्या चल रहा है, टॉम आखिर क्या करने वाला है। यहाँ रूथ के घर वो बात करते करते बिल्कुल चुप हो जाती है, शायद वो मर चुकी थी। टॉम उसे चेक करने जाता है तो वो अब भी जिंदा थी, उसकी आंख लग गई थी। दूसरी तरफ इवान और उसके दोस्त नीचे पहुंचकर आगे बढ़ते हैं और एक कमरे में पहुंचते हैं जहां वही पुरानी चेयर पड़ी थी और उसके सामने एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा। दूसरी तरफ डेल एक और टेप को प्ले करता है और उसमें वही आदमी बताता है कि इनका सेक्रीफाइस हमारी जिंदगी है और हर बैल के लिए एक सेक्रीफाइस होगा और उन लोगों को हिम्मत देने की कोशिश मत करना क्योंकि उसे डर काफी पसंद है। लेकिन सोचने वाली बात है कि यह आदमी किस चीज की बात कर रहा था। शेल्टर में लोग काफी परेशान थे और विक उन्हें समझा ही रहा था कि लाइट चली जाती है और लोग पैनिक करने लगते हैं। पेट्रिशा सबको शांत रहने कहती है और तभी वहां डेल आता है और कहता है कि ये जगह एक डेथ ट्रैप है
भागो यहाँ से। इसे सुनकर लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और भाग दौड़ मच जाती है। यहाँ टॉम फिर पैट्रिशिया से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल वीक था और सामने से उसे लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है और पूछने की कोशिश करता है, लेकिन कनेक्शन फिर से कट जाता है। अब टॉम एक तकिया लेकर नीचे रूथ के पास जाता है और कहता है कि वो ये नहीं करना चाहता, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं। रूथ, जो शायद नींद में थी या दवाई के नशे में, कहती है, तुम्हें पता है, एक बार मुझे एक शादीशुदा आदमी से प्यार हो गया था। वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी, लेकिन ये बात उसने सबसे छुपाई थी। इसे सुनकर टॉम भी शॉक हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि रूथ ब्लड लाइन में आखिरी नहीं है। रूथ बताती है कि वो बहुत परेशान थी, तो उसने बच्चे को उसके लवर को सौंप दिया और उसने और उसकी वाइफ ने उसकी बेटी को बड़ा किया। उसका जीवन अच्छा था, वो उसे प्यार भी करते थे। रूथ अपनी बेटी को बड़ा होते दूर से देखती थी, उसको काम करते देखती थी और उसे टॉम के प्यार में पड़ते हुए भी देखा था। इसे सुनकर टॉम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और पूछता है कि वो क्या कहना चाह रही थी। रूथ कहती है वो अपनी बेटी से उसके गुजरने से पहले मिली थी और उसे बताया था कि वो उसकी असली माँ है। टॉम ये बात मानने को तैयार नहीं था। रूथ कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं 80 साल की उम्र में भी क्यों काम करती हूँ? इसलिए ताकि मैं अपने पोते को देख सकूं, उसके साथ समय बिता सकूं। रूथ टॉम की वाइफ लॉरेन की बात कर रही थी, वही उसकी बेटी थी और इसका मतलब था इवान उसका पोता है और वही रिचर्ड की ब्लड लाइन का आखिरी वारिस है। इसे सुनकर टॉम बहुत घबरा जाता है, क्योंकि अब बात उसकी बेटी की जान की थी। टॉम रूथ से पूछता है कि क्या ये बात उसने और किसी को बताई है, जिस पर वो कहती है कि नहीं, उसने किसी को भी नहीं बताया। टॉम को गलती का एहसास होता है और वो रूथ को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए उठाता है और घर का दरवाज़ा खुलता है और पीछे से ऑफिसर बेचीर रूथ को शूट कर देता है। इससे हमें ये समझ आता है कि पैट्रिशिया ने बेचीर को पूरी बात बता दी थी। टॉम उसे समझाता है कि रूथ आखिरी व्यक्ति नहीं है, इसके मरने से श्राप खत्म नहीं होगा। बेचीर को शक होता है कि शायद टॉम को पता होगा कि आखिरी इंसान कौन है और वो उससे पूछता है, लेकिन वो कहता है कि उसे नहीं पता। अब यहाँ इवान और उसके दोस्त मस्ती मजाक कर रहे थे कि वहाँ जेनिटर आता है और उन्हें वहाँ से बाहर निकालता है। जाते हुए पीछे दरवाज़ा बंद कर देता है और जेनिटर अंदर ही फंस जाता है और वो दरवाज़ा खोलने को कहता है, लेकिन दरवाज़ा लॉक हो चुका था। अचानक अंदर से कुछ आवाज़ आती है, जेनिटर चिल्लाता है और अगले ही पल सब कुछ शांत हो जाता है। यहाँ रूथ के घर पर ऑफिसर भी परेशान था कि उसने ये क्या कर दिया। रूथ के शरीर में थोड़ी हलचल दिखती है और टॉम उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था और वो बेचीर की मदद मांगता है। बेचीर देखता है कि बाहर सब कुछ शांत हो चुका था, तूफान जा चुका था। पैट्रिशिया और विक भी शेल्टर के बाहर देखते हैं और सच में तूफान जा चुका था। यहाँ टनल में कुछ देर बाद दरवाजे की आवाज़ आती है और अब इवान दरवाज़ा खोलता है और अंदर अब जेनिटर मौजूद नहीं था, लेकिन सामने का लोहे का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था और घबरा कर इवान भी वहाँ से लौट जाता है और सीन यहाँ कट होता है। अब अगले दिन टॉम समंदर के किनारे खड़ा था, हाथ में ब्रोच लिए, और वो उसे पानी में फेंक देता है। इस समय टॉम की कार में इवान भी मौजूद था। टॉम वापस कार की तरफ बढ़ता है और चर्च के बेल की आवाज़ सुनाई पड़ती है 8 बार। इसका क्या मतलब है? जैसा कि टेप में कहा था कि जितनी बार बेल बजेगी उतने लोगों का सेक्रीफाइस करना होगा। श्राप अब भी मौजूद था क्योंकि इवान जिंदा था और साथ ही रिचर्ड वॉरेन के ब्लड लाइन भी। और इसी के साथ ये एपिसोड और सीरीज खत्म होती है। वैसे सवाल कई सारे हैं जिनके कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिले, जैसे कि बलि किसको दी जाती थी? क्या वो कोई शैतान था, कोई इविल एंटिटी, या आइलैंड ही अपने आप में एक इविल एंटिटी है? साथ ही क्या इस श्राप को खत्म करने का कोई और रास्ता है? आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या लगता है? अगर आपकी कोई थियरीज है तो उसे आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर कोई सवाल है तो उसे कमेंट्स में साझा करें। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे बिना भूले लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मैं आपसे मिलूंगा फिर एक बार एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।